हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सो वो स्टूडेंट्स जो लाइव वर्जन को देख रहे हैं सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली और ऑडियो वीडियोज ओके, सो दैट वी कैन स्टार्ट दिस इम्पोर्टेंट सेशन। तो चलें शुरू करते हैं इस इम्पोर्टेंट सेशन को। इसमें हम लेटेस्ट ट्रेंड के जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एज whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assists or knowingly is a party or is actually involved in any process or activity connected with the proceeds of fill in the blanks, including its concealment, possession, acquisition or use, and projecting or claiming it at blanks property shall be guilty of offense of money laundering। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है वो डेफिनेशन किसका दिया गया है? तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अपराध का डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन कहाँ पे है? सेक्शन 3 के अंदर। किस एक्ट में? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? Whosoever, कोई भी पर्सन डायरेक्टली सीधे तौर पे या इनडायरेक्ट तौर के ऊपर अटेम्प्ट करता है या जानबूझ करके किसी को सहायता करता है और जानबूझ के वो पार्टी बनता है, जानबूझ के वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है किस तरह के प्रोसेस या एक्टिविटी में? जो प्रोसीड्स ऑफ, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इनमें से देखना हमने कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट बनेगा। सो कनेक्टेड विद लीगल ट्रांजैक्शन, टेंटेड प्रॉपर्टी, क्राइम या क्राइम। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आंसर बनता है प्रोसीड्स ऑफ व्हाट? सो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब क्राइम में हमारे पास इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन बन सकता है। अनटेंटेड प्रॉपर्टी जो दागदार प्रॉपर्टी है, क्लीन प्रॉपर्टी जो दागदार नहीं है, इंक्लूडिंग इट्स कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग और क्लेमिंग इट टू बी क्लीन प्रॉपर्टी शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे अनटेंटेड प्रॉपर्टी, अनटेंटेड मीन्स जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, बेदाग। पहले मैंने दागदार बोला था, वो गलत बोला था। अनटेंटेड मीन्स जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो दिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा अनटेंटेड प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन आंसर हमारा बन जाएगा सी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। If a walk-in customer carries out a transaction or series of transactions, connected transactions valuing over how much amount customer procedure is mandatory। तो यहाँ पे बात हम कर रहे हैं PML एक्ट और KYC की। अगर कोई वॉक इन कस्टमर है तो वॉक इन कस्टमर्स हम किनको कहते हैं? एनी आइडिया अबाउट दिस? ऐसे कस्टमर्स जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं लेकिन उनके हमारे पास अकाउंट नहीं है। सो नॉन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप वाले कस्टमर्स को हम कहते हैं वॉक इन कस्टमर्स। अगर कोई ऐसी वो ट्रांजैक्शन करता है या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस करता है जो कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस हैं जिनका वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है,
तो फिर CIP मैंडेटरी हो जाएगा, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 1,75,000 या 1,50,000 एंड 50,000। तो ये जो CIP है कब मैंडेटरी हो जाएगा? CIP मैंडेटरी हो जाएगा अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर की है। तो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की KYC गाइडलाइंस हैं और यही PML एक्ट के प्रोविजंस हैं। तो उनके मुताबिक अबव 50,000 हमारा आंसर बन जाएगा। चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following request of a minor can be accepted related to his account? हमारे पास माइनर के नाम से अकाउंट है, उसमें वो कुछ रिक्वेस्ट हमें देता है, हमने बताना है उसकी किस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो विच रिक्वेस्ट कैन बी एक्सेप्टेड। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी रिक्वेस्ट हैं। इशू ऑफ चेक बुक, इशू ऑफ ATM और डेबिट कार्ड, ओपनिंग ऑफ अकाउंट ज्वाइंटली विद अनदर माइनर, नेचुरल गार्डियन डज नॉट इंक्लूड स्टेप मदर और स्टेप फादर। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ना देखिए क्या आंसर आपका बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए व्हाट शैल बी द आंसर, एक एक करके देख लेते हैं। इश्यू ऑफ चेक बुक किया जा सकता है, ATM और डेबिट कार्ड किया जा सकता है, जॉइंट अकाउंट विद अनदर माइनर ये परमिट नहीं किया जा सकता, नेचुरल गार्डियन में जो स्टेप मदर हैं स्टेप फादर हैं वो शामिल नहीं होते। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं कौन का करेक्ट बनता है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो क्विकली रिलेट कर लीजिए और देख लीजिए कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। तो ब्रॉडली स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 ये 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं एंड दिस इज आवर आंसर। 1, 2 एंड 4 ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। हम फ्री लाइव क्लास डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वही चैनल जिसके ऊपर आप इस समय ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। ये क्लासेस JIB के लिए, CIB के लिए और प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए हैं। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवाते हैं और केस स्टडीज़ की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है बीच बीच में। अगर आप ऑलरेडी इन क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे तो दिस मीन यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके JIB CIB प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत यूज़फुल है। तो हमारे चैनल में इन क्लासेस को इमीडिएटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहले इनको ज्वाइन नहीं किया तो इनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो उस रिकॉर्डिंग को यूज़ करके आप अपनी JIB की प्रेपरेशन को, CIB की प्रेपरेशन को, प्रमोशन एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिस्क इज। सो जो मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क है, फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का रिस्क है, इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो कहाँ पे है? ये हमारे ऑप्शंस हैं। कस्टमर्स हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक हैं, नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और ये हमारे ऑप्शंस हैं। सभी चारों हैं, पहले 3 हैं, 1, 3, 4 हैं या 2, 3, 4 हैं। तो हमने बताना है प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो देखिए क्या आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग?
तो चलिए एक एक करके इनको हम एग्जामिन करते हैं। क्या कस्टमर्स प्राइमरी सोर्स हैं? यस, कस्टमर्स ट्रांजैक्शंस करते हैं, इसीलिए कस्टमर्स सोर्स हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का ये सोर्स है? यस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे रेमिटेंस प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म का रिस्क ज़्यादा रहता है, सो दैट ऑल्सो इज करेक्ट। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बैंक, बैंक कहाँ इनकॉर्पोरेट हुआ, वो कहाँ रजिस्टर्ड है? ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जहाँ के बैंक रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे, अगर तो वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, तो ये भी एक रेलेवेंट आस्पेक्ट हो गया। देन नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन की नेचर कैसी है, ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, ट्रांजैक्शन की वैल्यू कैसी है। अगर बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो इट कैन बी ए सोर्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो दिस फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस लाइट में हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा बना? ऑल द 4, 1 2 3 4 ऑल। तो आई होप अभी तक ये सेशन आपको बहुत यूजफुल लग रहा होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एज पर प्रोविजंस ऑफ फेमा 1999, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए पर्सन resident outside India in capital instruments where such investment is less than how much percent of the paid up value of each series of capital instruments of a listed Indian company। तो ये परसेंटेज हमारे पास कितने कितने हैं? 10% है, 15% है, 5% है और 20% है। क्वेश्चन क्या, पहले ये देख लेते हैं दोबारा से। तो फेमा 1999 के ये प्रोविजंस हैं। इनके मुताबिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, हम किस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं? वो इन्वेस्टमेंट जो नॉन रेजिडेंट लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सो इंडिया के बाहर वो रहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। जो इंडिया में लिस्टेड कंपनी हैं उनके कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट से कम होनी चाहिए? 10% से कम होनी चाहिए, 15% से कम होनी चाहिए, 50% से या 20% से कम होनी चाहिए। तो देखिए कौन सा आंसर बनता है। अब तो आपका एग्जाम पास में आ रहा है, बाय दिस टाइम हमने इसका प्रिपरेशन कर चुके होंगे। तो क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? सो व्हाट इज द आंसर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये परसेंटेज है 10% का। सो अगर वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में करती है कंपनी जो कंट्री के बाहर की है, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू लेस देन 10% है। किसका लेस देन 10%? पेड अप वैल्यू ऑफ ईच सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए लिस्टेड इंडियन कंपनी। वो इंडियन कंपनी जिसकी कैपिटल में वो पैसा लगाया होगा वो लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए। तो उसकी कैपिटल में अगर वो पैसा लगाती है और उसका वैल्यू 10% ऑफ दैट कैपिटल है, लेस देन दैट, तो उसको हम कहेंगे FPI। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन एज इट इज़ भी या इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट स्कीम आर ट्रू और फॉल्स? तो यहाँ पे हम किस स्कीम की बात कर रहे हैं? NRERA, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, NRE रुपी अकाउंट RA। तो इसमें हमने बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखी हैं, तो लेट अस सी दीज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, NRE अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड बाय NRI and PIO। तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2,
These accounts can be opened with authorized dealers and certain other banks, including cooperative banks, authorized by RBI to maintain such accounts. Statement 3. These can be fixed deposit accounts only. Number 4. Joint accounts are permitted for 2 or more NRIs and PIOs. तो हमने बताना क्या है, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, और ये डिसाइड करने के बाद ये हमारे पास 4 गिवन ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस में हमने पिकअप करना है कौन सा आंसर करेक्ट बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर करेक्ट बनता है आपका। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NRERA अकाउंट की, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। सो सभी स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लीजिए, एग्जामिन करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। तो इन अकाउंट्स के 4 फीचर्स यहां पे दे रखे हैं। सो कौन सा फीचर करेक्ट बनता है, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेल। तो चलें एक एक करके देख लेते हैं। NRE अकाउंट को NRI खोल सकते हैं, करेक्ट। PIO भी खोल सकते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। These accounts can be opened with authorized dealers and certain other banks, including cooperative banks, authorized by RBI to maintain such accounts. तो अथॉराइज डीलर बैंक तो खोल ही सकते हैं, इसके अलावा दूसरे भी बैंक्स हैं जिनको रिजर्व बैंक ने ये परमिशन दिया हुआ है, तो वो भी ओपन कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 और ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। These can be fixed deposit account only. तो ये केवल फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि NRERA अकाउंट इट कैन बी ओपनड एज करंट अकाउंट, इट कैन बी ओपनड एज सेविंग बैंक अकाउंट, इट कैन बी ओपनड एज FD अकाउंट, इट कैन बी ओपनड एज RD अकाउंट इवन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जॉइंट अकाउंट्स आर परमिटेड फॉर 2 और मोर NRIs एंड PIOs। सो 2 या 2 से ज़्यादा NRI PIOs जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अगर हम इसकी लाइट में देखते हैं तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is minimum and maximum tenor of term deposit of non-resident external rupee account? इन्हीं अकाउंट्स का जिनका हम डिस्कशन ऊपर 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहे थे, हमने बताना है इनका मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड क्या रहता है टर्म डिपॉजिट का। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 6 months एंड मैक्सिमम 5 years, मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 5 years, मिनिमम 1 year, मैक्सिमम नो लिमिट, मिनिमम 1 year, मैक्सिमम 10 years। तो कौन सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सो देखिए क्या आंसर बनेगा। एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। सो सभी की प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आंसर। मिनिमम पीरियड कितना होगा, मैक्सिमम पीरियड कितना होगा NRERA अकाउंट के लिए। फ्रेंड्स, इन अकाउंट्स के लिए जो मिनिमम पीरियड होता है वो होता है 1 साल का, और मैक्सिमम पीरियड इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होता, देयर इज नो लिमिट। तो बैंक डिस्क्रिशन होता है वो। ऑफ कोर्स 10 साल नॉर्मली मैक्सिमम खोलते हैं, वो तो है लिमिट, वो तो नॉर्मल चीज़ है, अदरवाइज देयर इज़ नो स्पेसिफिक लिमिट। सो दिस मीन ऑप्शन C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं FCNRB, रेट ऑफ ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट फॉर रिस्पेक्टिव करेंसी स्वैप कोड is used
as displayed by. सो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट FCNRB अकाउंट्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देते हैं उसके ऊपर उसका लिंक किसके साथ रहता है? उसका लिंक रहता है ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट के साथ, OARR के साथ। डिफरेंट करेंसीज हैं, हर करेंसी का OARR होता है। तो इसको डिस्प्ले कौन करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्प्ले करता है, ये फॉरेन डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया डिस्प्ले करती है, ये फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डिस्प्ले करते हैं, या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन इसको डिस्प्ले करता है। तो इसको डिस्प्ले कौन करता है? ओवरनाइट ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो इसको डिस्प्ले कौन करता है? सो क्वेश्चन नंबर 8, क्या हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? केयरफुली देखिए सभी ऑप्शंस को। फ्रेंड्स, इसको डिस्प्ले करता है फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड। इस संस्था को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कुछ बैंकों ने, IBA ने मिलकर प्रमोट किया है, जिसका काम ही यही है कि जो बेंचमार्क रेट्स हैं उनको बनाना और उनको डिस्प्ले करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा FBIL। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर सिटीजन ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तान बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज the authorized dealers may open prescribed account for such person residing in India and granted a long-term visa by central government. This account can be opened for a period of how much and can be renewed at what intervals. तो इसके ऑप्शंस भी हम डिस्प्ले लेते हैं, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से अंडरस्टैंड करेंगे। जो सिटीजन्स बांग्लादेश के हैं या पाकिस्तान के हैं और वहाँ की वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के सिटीजन्स हैं, वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, तो हमारे अथॉराइज्ड डीलर इंडिया वाले उनके नाम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर वो पर्सन इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं और उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। सो इस अकाउंट को कितने पीरियड के लिए खोला जा सकता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। और उसको रिन्यू भी किया जा सकता है किन इंटरवल्स के ऊपर, यानी बार बार उसको रिन्यू किया जा सकता है। तो वो रिन्यूअल पीरियड कितना है? तो ये हमारा ऑप्शन आंसर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शैल बी द आंसर? सो पहले ये अकाउंट कितने पीरियड के लिए इनिशियली खोला जाएगा और फिर उसको बार बार कितने पीरियड के बाद रिन्यू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या आंसर बनता है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं और उनको लॉन्ग टर्म वीज़ा गवर्नमेंट ने ग्रांट किया हुआ है। फ्रेंड्स, उनके ये अकाउंट 6 महीने के लिए ओपन हो सकते हैं और इनको रिन्यू भी 6 मंथली इंटरवल बेसिस के ऊपर किया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन आंसर बी वो करेक्ट आंसर है। आई होप क्लास अभी तक आपको एकदम अच्छी लग रही होगी। अगर ऐसा है तो क्विकली मुझे थोड़ा कमेंट दे दीजिए और चाहें तो आप लाइक बटन को भी पुश कर सकते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये क्लास आपको यूजफुल लग रही है। तो ज़रा फीडबैक दे दीजिए, हाउ डू यू फाइंड द क्लास सो फार। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी को भी नहीं छोड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द प्रेस्क्राइब्ड एग्रीगेट सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट बाय NRIs एंड PIOs raised to how much % if a special resolution to that effect is passed by central body of Indian company। अगर कोई इंडियन कंपनी उसकी जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर, उसकी जनरल बॉडी शेयर होल्डर्स की उस मीटिंग के अंदर अगर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो जो एग्रीगेट सीलिंग इन्वेस्टमेंट की है NRIs के द्वारा और PIOs के द्वारा,
तो उसको रेज किया जा सकता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। उसको कितने परसेंट तक इंक्रीज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन है। 20% तक, 35% तक, 30% तक या 24% तक, कितने परसेंट तक उसको इंक्रीज किया जा सकता है। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो देखिए क्या ऑप्शन बनता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने परमिट किया हुआ है कि 10% तक ही हम NRI PIO की इन्वेस्टमेंट लेंगे, तो इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को उसके जो शेयर होल्डर्स हैं जनरल बॉडी मीटिंग में उस अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। कितने तक रेज कर सकते हैं वो फ्रेंड्स? वो रेज कर सकते हैं उसको 24% तक। तो 24% तक वो रेज कर सकते हैं किसको? इन्वेस्टमेंट बाय NRIs एंड PIOs इन देयर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। रीड द स्टेटमेंट्स बिलो एंड लोकेट विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स विद रेफरेंस टू EEFC अकाउंट। EFC अकाउंट क्या होते हैं? एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने उसमें से क्या लोकेट करना है? हमने लोकेट करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं और ये हमारे ऑप्शंस के लिए। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं और इनके बाद ये ऑप्शन आंसर्स हैं। तो सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर प्रोवाइड करिए। ये 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आंसर? देखिए क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो चलें एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, EFC अकाउंट में recredit of unutilized foreign currency earlier withdrawn from the account is not allowed। तो अगर फॉरेन करेंसी विड्रॉ किया है इस अकाउंट से, तो जैसा इसका नाम है ये फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, तो अगर इसमें से फॉरेन करेंसी को विड्रॉ किया था अर्लियर लेकिन उसको यूज नहीं किया, तो इसे अकाउंट में वापस डिपॉजिट नहीं करवाया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट है, हमने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इसको डिपॉजिट करवाया जा सकता है। रिपेमेंट ऑफ ट्रेड रिलेटेड लोन्स एंड एडवांसेस कैन बी क्रेडिटेड टू EEFC अकाउंट। अगर रीपेमेंट हुई है किसी ट्रेड रिलेटेड लोन या एडवांस की, तो उसके पैसे को इस अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स रिसीव्ड कैन बी क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। अगर अकाउंट होल्डर ने कंट्री के बाहर कोई इन्वेस्टमेंट की थी फॉरेन करेंसी में, अब उसका पैसा वापस आ रहा है, तो उसे इस अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। तो दिस ऑल्सो इज ट्रू। Payments received in foreign exchange by Indian startup arising out of sales exports made by the startup or its overseas subsidiaries, so that can also be credited to this account। अगर वो कोई स्टार्टअप है तो उसकी सेल्स हैं कंट्री के बाहर हो रही या एक्सपोर्ट उसने किए हैं, उसका पैसा आ रहा है, तो उसे भी क्रेडिट किया जा सकता है। तो दिस ऑल्सो इज ट्रू। सो इसकी लाइट में हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चलें अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो अगर हम ब्रॉडली देखें तो जब तक हम डीप स्टडी नहीं करते हैं अपने सिलेबस की, तो इन क्वेश्चंस को आंसर करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स की डीप स्टडी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Indian agent of shipping or airline companies incorporated outside India can maintain an account of local expenses of overseas company।
These accounts can be credited from freight or passage fare collection in India, remittance by principal outside India. तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंडियन एजेंट हैं जो शिपिंग एंड एयरलाइन कंपनीज के, जो कंट्री के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हैं, यानी फॉरेन कंपनीज या एयरलाइंस हैं जो इंडिया के बाहर की हैं लेकिन इंडिया में उनके एजेंट काम कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं लोकल एक्सपेंसेस ऑफ ओवरसीज कंपनी को मीट करने के लिए। लेकिन इन अकाउंट्स में क्रेडिट आना चाहिए, तो इनमें क्रेडिट कहाँ से आएगा? फ्रेट और पैसेज फेयर कलेक्शन इन इंडिया, वो क्रेडिट आ सकते हैं। रिमिटेंस बाय प्रिंसिपल आउटसाइड इंडिया, तो जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है उसका प्रिंसिपल, उसका मेन ऑफिस आउटसाइड इंडिया है, वो यहाँ पैसा रिमिट कर सकती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं। ऑप्शन है केवल 1 नंबर करेक्ट है, ऑप्शन है केवल 2 नंबर करेक्ट है, 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं, या 1 और 2 दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो हमने लोकेट करना है अब इसमें आंसर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12? फ्रेंड्स, ये जो क्रेडिट होना है पैसा, ये उसने जो एजेंट ने फ्रेट या पैसेज फेयर कलेक्ट किया इंडिया में, वो इसमें क्रेडिट हो सकता है। इसके अलावा जो प्रिंसिपल कंपनी आउटसाइड इंडिया, वो भी यहाँ पे पैसा भेज सकती है, यानी ये दोनों ही पॉसिबल हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। Which of the following has helped to transform earlier payment systems into a state-of-the-art payment infrastructure in India? इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम है, तो इस समय लेटेस्ट पेमेंट सिस्टम है जिनको हम कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पहले ये इतने अच्छे नहीं थे, तो इसमें किस चीज़ ने हेल्प की है इनको स्टेट ऑफ द आर्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में? तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से हमने पिकअप करना है किसने किया है, और फिर ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो पहले यहाँ पे हम देखें किसका रोल रहा है। तो ये 4 हमें स्टेटमेंट्स दी हैं कि इनका रोल रहा है, इन्होंने हेल्प किया है, और फिर उसके बेसिस के ऊपर ये हमारा आंसर है। इनमें से हमने ऑप्शन आंसर चूज करना है। तो देखिए इनमें से किस किस ने हेल्प किया है इंडियन पेमेंट सिस्टम को ट्रांसफॉर्म होने में, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने में। यस, सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके देखिए और देखिए किसने हेल्प की है। तो आप अपने आंसर अपनी कॉपी में लिखते रहिए और फिर टैली करते चलिए। तो चलें एक एक करके देख लेते हैं किन का रोल रहा है। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस, ये तो करेक्ट है, इसने तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS एंड नेशन वाइड ग्रिड क्लियरिंग, तो इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS, तो इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। यानी चारों का इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके चलते हुए हमारा जो अर्लियर पेमेंट सिस्टम था वो अब किस प्रकार का पेमेंट सिस्टम बन गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट पेमेंट सिस्टम बन चुका है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनता है। द स्टडी टाइटल्ड फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द इंटरनेट एज, तो ये किसने कंडक्ट की? which stated that market for retail and commercial fee-based financial services will exceed that for interest-based services globally. तो ये स्टडी किसने कंडक्ट की? तो इस स्टडी ने क्या कहा? इस स्टडी ने बताया कि जो रिटेल एंड कमर्शियल फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का मार्केट है, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो वो जो इंटरेस्ट बेस्ड सर्विसेज हैं दुनिया में,
उनसे ज़्यादा हो जाएगा। क्या? फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का वो ज़्यादा हो जाएगा इंटरेस्ट बेस्ड सर्विसेज से। तो ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। किसने ये स्टडी कंडक्ट की? किलिन एसोसिएट्स ने, इंटरनेट एज स्टडी ग्रुप ने, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस रिसर्च ने, या ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल एनालिसिस फर्म ने। तो किसने इसको कंडक्ट किया? तो ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड, ये स्टडी कंडक्ट की गई थी किलिन एसोसिएट्स के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बैंक्स अगेंस्ट सर्टन एडवर्स सिचुएशंस, लीगल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। तो बैंकों को अलग अलग टाइप की प्रोटेक्शन अवेलेबल है अलग अलग एडवर्स सिचुएशंस के अगेंस्ट। तो ये जो हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल है इसके लीगल प्रोविजंस हैं। हमने बताना है नीचे दिए गए प्रोविजन किस किस सिचुएशन में मैच नहीं कर रहे। पेमेंट ऑफ मटेरियल ऑल्टर्ड चेक सेक्शन 89, पेमेंट ऑफ बेरर चेक विद एंडोर्समेंट सेक्शन 128, पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक विद एंडोर्समेंट सेक्शन 85(1), पेमेंट ऑफ डिमांड ड्राफ्ट विद एंडोर्समेंट सेक्शन 85। हमने बताना है इनमें से कौन सा मैच नहीं करता। तो ये 4 डिफरेंट प्रोटेक्शन है। पहली प्रोटेक्शन है मटेरियल ऑल्टर्ड चेक के लिए, दूसरा बेरर चेक के ऊपर एंडोर्समेंट के केस में, तीसरा ऑर्डर चेक के ऊपर एंडोर्समेंट के केस में, और चौथा डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर एंडोर्समेंट वाले चेक को डीडी को पे करने के केस में। तो कौन कौन सी करेक्टली मेंशन्ड है वो हमने बतानी है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। तो देख लेते हैं इनको एक एक करके। मटीरियल ऑल्टर चेक अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो कुछ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो सेक्शन 89 हमें प्रोटेक्शन देता है। तो दिस इज करेक्ट। डिमांड ड्राफ्ट एंडोर्समेंट के साथ है, उसको अगर हम पे कर देते हैं तो सेक्शन 85 हमें प्रोटेक्शन देता है। दिस ऑल्सो इज करेक्ट। ऑर्डर चेक के एंडोर्समेंट के साथ सेक्शन 85(1) में हमें प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करता है अगर हम उसकी पेमेंट करते हैं। जो बेरर चेक है अगर वो एंडोर्स्ड है तो उसकी अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें प्रोटेक्शन कौन देता है? सेक्शन 128 नहीं, वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है हमारी सेक्शन 85(2) के साथ। तो ये उसका करेक्ट आंसर था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। Which of the following is correct regarding parties in a bill of exchange? बिल ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग पार्टीज होती हैं। हमने बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं सेलर्स। किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? वो ड्रॉ करते हैं बायर के ऊपर उससे पैसा रिकवर करने के लिए। तो चलिए क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। ड्रॉर हम किसको कहेंगे? द पर्सन हु इज टू मेक द पेमेंट उसको कहा जाएगा ड्रॉयर। ड्रॉई द पर्सन हु ऑर्डर्स टू मेक द पेमेंट। पेई द पर्सन हु इज टू ऑब्टेन द पेमेंट। एक्सेप्टर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल फॉर ऑनर दो ही हैज नो इंटेंशन टू पे। तो हमने बताना है इनमें से कौन सी पार्टी करेक्टली स्टेटेड है। तो चलिए देखिए कौन सी पार्टली करेक्टली स्टेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्टीज इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज। सो हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपने एनआई एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज को ठीक से पढ़ा है तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सो ड्रॉयर जो पेमेंट करता है उसको ड्रॉयर कहते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जो पेमेंट करता है उसको ड्रॉई कहते हैं। जो ऑर्डर करता है पेमेंट करने के लिए उसको ड्रॉई कहते हैं। तो ये गलत हो गया, इसको हम ड्रॉयर कहते हैं।
जिसको पेमेंट लेने का अधिकार दिया जाता है। सो हु इज टू गेट पेमेंट, उसको पेई कहते हैं। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सेप्टर, वो पर्सन जो एक्सेप्ट करता है ऑनर के लिए और उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती पे करने की। नो, उसकी इंटेंशन होती है पे करने की, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। तो इसमें वर्ड नॉट एक्सेसिव है, तो दिस मीन ऑप्शन सी इज आवर आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कनेक्शन विद द चेक। तो चेक के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, तो देखें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ चेक इज रिटन एज ऑर्डर एंड बेरर, इट इज पेएबल टू ऑर्डर। If nothing is written as to payable to bearer or order, it is payable to bearer. If nothing is written as to payable to bearer or order, it is payable as order. And if both are written, it is payable as bearer. If nothing is written as to payable to bearer or order, it is not valid check. तो देखिए इनमें से कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर बनती है। सो कोई भी चेक पेबल टू ऑर्डर भी हो सकता है, पेबल टू बेरर भी हो सकता है। ऑर्डर मीन्स पेमेंट उसी पर्सन को करेंगे जिसका नाम उसमें लिखा है। बेरर मीन्स इसका पेमेंट कोई भी पर्सन ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा आंसर क्या बनेगा, तो देख लेते हैं इसमें हर एक स्टेटमेंट को कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। इफ चेक इज रिटन एज ऑर्डर एंड बेरर बोथ, अगर ऑर्डर एंड बेरर दोनों ही लिखे गए हैं तो उसको पेबल टू ऑर्डर माना जाएगा। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको पेबल टू बेरर माना जाएगा। इफ नथिंग इज रिटन एज टू पेबल टू बेरर और ऑर्डर, तो उसको पेबल टू बेरर माना जाएगा। तो ये भी रॉन्ग है, तो उसको पेबल टू ऑर्डर माना जाएगा। सो अगर दोनों लिखे गए हैं तो वो बेरर मानेंगे, अगर दोनों में से कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डर मानेंगे। इफ नथिंग इज रिटन एज टू पेबल टू बेरर और ऑर्डर, इट इज पेबल एज ऑर्डर, अगर कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डर है, अगर दोनों लिखे हैं तो पेबल टू बेरर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। इफ नथिंग इज रिटन एज टू पेबल टू बेरर ऑर्डर, इट इज नॉट वैलिड। नो, वैलिड तो वो रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया। तो ब्रॉडर फंडा क्या है, अगर ऑर्डर बेरर दोनों में से कुछ नहीं लिखा तो उसको ऑर्डर माना जाएगा, अगर ऑर्डर बेरर दोनों लिखे हैं तो उसको बेरर माना जाएगा। सेक्शन 25 ऑफ विच एक्ट accords same right and remedies to the payee, that is beneficiary, against dishonor of electronic funds transfer instructions under insufficiency of funds as available under section 138 of negotiable instrument act। एनआई एक्ट की 138 सेक्शन में क्या राइट अवेलेबल है, जो होल्डर है किसी भी चेक का वो केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल करके उसके अमाउंट को रिकवर कर सकता है फ्रॉम द ड्रॉयर। इसी प्रकार का राइट इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अवेलेबल है, अगर वो ऑनर नहीं होती बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। लेकिन ये सेक्शन 25 में अवेलेबल है, किस एक्ट की किस सेक्शन में अवेलेबल है, सेक्शन तो 25 है, एक्ट कौन सा है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो हमने बताना है एक्ट का नाम क्या है जिसमें डिसऑनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस को उसी प्रकार का माना जाएगा जिस प्रकार से सेक्शन 138 एनआई एक्ट में चेक के डिसऑनर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सो व्हाट इज द आंसर। क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, तो ये है पेमेंट एंड सिस्टम्स सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, जिसमें ये प्रोविजंस हैं।
तो क्या प्रोविजंस हैं कि जो सज़ा सेक्शन 138 के लिए है उसी प्रकार की सज़ा इसमें होगी सेक्शन 25 के अंतर्गत। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड्स इंस्ट्रक्शन मैंने दिया लेकिन वो डिसऑनर हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनसफिशियंस ऑफ फंड्स, तो 2 साल तक की पनिशमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन डबल द अमाउंट हो सकता है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंकिंग सर्विसेज, emergence of fintech and ease of doing digital payments made funds transfer through which of the following almost negligible। तो जब से कोर बैंकिंग सर्विसेज को इम्प्लीमेंट किया है सीबीएस को, या जो फिनटेक सर्विसेज हैं वो आई हैं, या डिजिटल पेमेंट को आसान कर दिया है तो फंड्स ट्रांसफ़र के लिए, तो इनमें से कौन सी सर्विस हमें लिखता है कि अब वो नेग्लिजिबल है, यानी किस सर्विस को यूज़ नहीं किया जा रहा। तो ये हमारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये उसके लिए आंसर्स के लिए ऑप्शंस हैं। तो कौन कौन सी सर्विस इसमें लगती है कि अब वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। मेल ट्रांसफर्स, एनईएफटी, डिमांड ड्राफ्ट्स या टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स, अब वो नेग्लिजिबल है, यानी उसको लोग कभी कभी यूज करते हैं। तो किन को कभी कभी यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो मेल ट्रांसफर को लोग कभी कभी यूज करते हैं, तो ये सर्विस हो गई वो। एनईएफटी को तो लोग अक्सर यूज करते हैं, तो ये तो उसमें नहीं आएगी। डिमांड ड्राफ्ट को कभी कभी यूज करते हैं, टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स को कभी कभी यूज करते हैं, यानी 134 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो दिस मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इन दिस केस। तो चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। Which of the following particulars are mandatory while issuing a demand draft? अगर डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाए तो कौन से पर्टिकुलर्स देना हमारे लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स, नेम ऑफ द पे, नेम ऑफ ऑफिशियल हु साइंस इट एंड नेम ऑफ द परचेजर। तो इनमें से कौन सी एस्पेक्ट्स हमें कवर करने हैं, मैंडेटरी बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करने हैं। इसके बेसिस के ऊपर ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है आउट ऑफ ए, बी, सी एंड डी। तो इनमें से क्या क्या डिमांड ड्राफ्ट के अंदर मेंशन करना मैंडेटरी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या मैंडेटरी है। अमाउंट इन वर्ड्स फिगर्स मेंशन करना, दिस इज मैंडेटरी। नेम ऑफ पे, इसकी पेमेंट किसको दी जाएगी, दिस इज मैंडेटरी। नेम ऑफ परचेजर, दिस ऑल्सो इज मैंडेटरी। नेम ऑफ ऑफिशियल हु साइंस इट, ये मैंडेटरी नहीं है, सो दिस इज ओनली इंटरनल टू द बैंक। तो दिस मीन 1, 2, 4, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर आरटीजीएस सेटअप, receiving bank has to ensure that beneficiary account is credited within how much period of receiving the RTGS message। RTGS का जो सेटअप है इसके अंदर जो रिसीविंग बैंक है जिसने अपने कस्टमर का पैसा क्रेडिट करना है अकाउंट के अंदर, तो वो कितने पीरियड में उस पैसे को करेक्ट कर देना उसको चाहिए। तो जैसे ही RTGS का मैसेज उसको रिसीव होता है, तो ये 15 मिनट्स हैं, ये 20 मिनट्स हैं, ये 30 मिनट्स हैं, या ये 45 मिनट्स हैं। तो व्हाट इज द टाइम, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो व्हाट इज द आंसर, कितने पीरियड में बैंक ने क्रेडिट दे देना है जैसे ही आरटीजीएस मैसेज उसको रिसीव होता है। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 का आंसर बनता है हमारा 30 मिनट्स। सो 30 मिनट में उसको क्रेडिट कर देना होगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनता है।
फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। फ्रेंड, जेईबी की प्रिपरेशन करते समय अगर आप अभी तक हमारे वीडियो लेसन्स को यूज़ नहीं कर रहे तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन वीडियो लेसन्स में कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, वो भी बहुत शॉर्ट बना करके। तो जब इनको यूज़ करेंगे तो तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के थ्रू, तो फिर वो कॉन्सेप्ट और भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो जब आप इन दोनों को यूज़ करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, जिसके चलते आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो ये बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स और क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ये मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में जाएं तो वहीं पे आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी और वहीं आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं PPB के, वो हमारे जो क्वेश्चन बैंक है हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये उन्हीं क्वेश्चन बैंक का पार्ट हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आपने इनकी क्वालिटी तो देख ही ली है, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो अगर आपने इनको अभी तक यूज़ करना शुरू नहीं किया है तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको यूज़ करें और अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। According to RBI August 2021 guidelines, there should be a transparency in allotment of lockers, and for this purpose, a branch-wise list of vacant lockers as well as should be maintained in CBS or any other software used for allotment of lockers. तो पहले हम ऑप्शंस का डिस्प्ले ले लें। अब दोबारा से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगस्त 2021 गाइडलाइंस हैं लॉकर से रिलेटेड। तो गाइडलाइंस कहती हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जब हम लॉकर्स को अलॉट करते हैं, और इस पर्पज़ के लिए हमें क्या मेंटेन करना होगा? ब्रांच वाइज लिस्ट ऑफ वेकेंट लॉकर्स हमें डिस्प्ले करनी होगी, लिस्ट मेंटेन करनी होगी। और इसके साथ हमें क्या मेंटेन करना होगा? बुकिंग लिस्ट, क्यू लिस्ट, एलोकेशन लिस्ट या वेट लिस्ट। और ये कहाँ मेंटेन करनी होगी? हमारे CBS में या इसी प्रकार के किसी और सॉफ्टवेयर में। तो क्या मेंटेन करना है? एक तो ब्रांच वाइज लिस्ट ऑफ वेकेंट लॉकर्स, और दूसरा इनमें से किसको हमें मेंटेन करना होगा, किस लिस्ट को, चार में से कौन सी वो लिस्ट है? फ्रेंड, वो लिस्ट है वेट लिस्ट। तो दो लिस्ट होगी हमारी, वेकेंट लॉकर्स हमारे पास कहाँ कहाँ पे हैं और वेट लिस्ट कस्टमर्स की कहाँ कहाँ पे है। तो ये हमें मेंटेन करना है रिलेटेड टू लॉकर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर टू बी मेट विद इन कनेक्शन विद लॉकर कीज बाय द बैंक ब्रांच। तो बैंक ब्रांच के पास जो लॉकर कीज होती हैं उससे रिलेटेड कौन सी रिक्वायरमेंट बैंकों को कंप्लाई करनी होगी? तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। Locks should be interchanged whenever locker is surrendered. Keys of vacant lockers are kept in sealed envelope. Duplicate master keys are deposited with the Reserve Bank. तो ये हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली या 2 and 3 ओनली। कौन कौन सी हमारी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 2 and 3 के अंदर? तो तीनों स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? लॉक शुड बी इंटरचेंज्ड व्हेनेवर लॉकर इज सरेंडर्ड। तो लॉकर को जब सरेंडर किया जाए तो लॉक्स बदल दिए जाए। तो दिस इज करेक्ट। कीज ऑफ वेकेंट लॉकर्स शुड बी केप्ट इन सील्ड एनवेल्प्स। वो लॉकर्स जो अभी वेकेंट हैं उनकी जो की है वो सील्ड एनवेल्प में रखी जानी चाहिए। सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। डुप्लीकेट मास्टर की इज डिपॉजिटेड विद रिजर्व बैंक। नो, देर इज नो नीड टू डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक।
तो इसको हमने अपनी जो सेफ है, जो हमारा कस्टडी है, उसके अंदर डुप्लीकेट मास्टर की को रखना है अपने पास ही। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दिस मीन ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आरबीआई डायरेक्शन ऑन बैंक लॉकर्स, फॉर एनी लॉस ऑफ द लॉकर कंटेंट्स caused by theft, burglary or robbery, bank shall be liable to pay up to how many times the prevailing safe deposit locker annual rent? आरबीआई की जो इंस्ट्रक्शंस है बैंक लॉकर्स को लेकर के, अगर लॉस होता है लॉकर के कंटेंट्स का, किसके कारण? थेफ्ट के कारण, बर्गलरी के कारण या रॉबरी के कारण, तो बैंक को कॉम्पनसेशन पे करनी पड़ेगी कस्टमर को। कितने गुना वो कॉम्पनसेशन होगी? प्रिवेलिंग सेफ डिपॉजिट लॉकर एनुअल रेंट का। तो जो हम एनुअल रेंट लेते हैं उसके कितने गुना तक ये कॉम्पनसेशन हो सकता है? 50 गुना तक, 75 टाइम्स तक, 100 टाइम्स तक या 125 टाइम्स तक। तो कॉम्पनसेशन कितना हमें देना होगा? तो ये कॉम्पनसेशन होगा 100 टाइम्स का। किसका 100 टाइम्स? जो हम एनुअल रेंट ले रहे हैं। सो सेफ डिपॉजिट लॉकर का जो एनुअल रेंट है उसके 100 गुना तक। तो ये कॉम्पनसेशन लॉस के लिए हमें देना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, banks engaged in merchant banking activities pertaining to handling of issue of debt or equity securities for their corporate customers need to obtain registration with them as which type of merchant bankers? तो वो मर्चेंट एक्टिविटीज, मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज अगर मर्चेंट बैंकर्स करना चाहते हैं और वो एक्टिविटी इश्यू ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज को रिलेट करना पड़ता है उनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए, तो उनको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। किसके साथ रजिस्ट्रेशन होगी? नंबर 1। और ये रजिस्ट्रेशन किस कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर के तौर के ऊपर होगी? तो रिजर्व बैंक के साथ ये रजिस्ट्रेशन लेनी होगी टियर 1 मर्चेंट बैंकर के तौर के ऊपर। सेबी के साथ लेनी होगी कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के तौर के ऊपर। एनएससी के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ लेनी होगी क्लास 1 मर्चेंट बैंकर के तौर के ऊपर, या पीएफआरडीए के साथ लेनी होगी टाइप 1 मर्चेंट बैंकर के तौर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 25 का? सो व्हाट इज आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25? फ्रेंड, मर्चेंट बैंकर है तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट हो गया, और कैपिटल मार्केट का जो रेगुलेटर है वो है सेबी। तो सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन होगी। तो सेबी के साथ डिफरेंट कैटेगरी के मर्चेंट बैंकर्स हैं, वो क्या क्या काम करना चाहते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो यहाँ पे उनको लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन एज कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25। फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करें, आज के सेशन के साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को कहाँ पे टाइप कर सकते हैं? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और वहीं पे सूटेबली हम आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हो, तो आपकी क्वेरी को हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के सेशन में अगर आपको सेशन यूजफुल लगा तो इसे लाइक करने में संकोच ना करें, तो इसको तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक किए हुए सेशंस को यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए उस सेशन को और बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश करता है। तो यानी जब आप किसी सेशन को लाइक करते हैं, ये केवल लाइक करना नहीं है, आप और बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। तो क्विकली इसको लाइक कर दीजिए अगर आपने इसको लाइक नहीं किया है। तो अगर आप इसको शेयर कर देते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपने फ्रेंड्स कोलीग्स के साथ, तो इसका और बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वो भी बेल आइकन के साथ,
तो हमारे बहुत सारे जो नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रही होंगी और हमारी क्लासेस को आप मिस कर रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी सभी क्लासेस को टाइमली बेसिस के ऊपर ज्वाइन कर सकें तो चैनल को केवल सब्सक्राइब ही ना करें, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कर देना ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलते रहें। तो चलें अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, business facilitators may be used for providing which of the facilitation services। तो आरबीआई की फाइनेंशियल इंक्लूजन की गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस में जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी फैसिलिटेशन सर्विसेज हम किस किस एरिया में ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं और ये उसके ऊपर बेस्ड हमारी ऑप्शंस हैं। तो हमने बताना है ABCD में कौन सा आंसर करेक्ट बनता है। तो पहले इन सभी स्टेटमेंट्स को रीड करिए केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 26 की ये सभी स्टेटमेंट्स को रीड कर लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बोरोर एंड फिटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, तो ये फैसिलिटेशन सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। Collection and preliminary processing of loan applications including verification of primary information or data, क्या ये सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते हैं? यस, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू बैंक्स, क्या ये सर्विस वो दे सकते हैं? यस, वो दे सकते हैं। डिसबर्समेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन्स, ये वो नहीं कर सकते, तो दिस इज आउट। तो दिस मीन ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी आर कंसिडर्ड टू बी ट्विन पिलर्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इनको दो जुड़वे पिलर के तौर के ऊपर माना जाता है। हमारी स्टेटमेंट क्या है? सो विच स्टिमुलेट्स द डिमांड साइड मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ व्हाट दे कैन डिमांड। Number 2, which activities stimulate the supply side by OECD providing the financial market services what people demand। तो इनमें हमने बताना है कौन सी एक्टिविटी इन दोनों में जो डिमांड साइड को बढ़ावा देती है और इनमें कौन सी एक्टिविटी सप्लाई साइड को इंप्रूव करती है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के बीच में हमने इस आंसर को प्रोवाइड करना है। So financial stability and economic growth, savings account and investment opportunities, economic development and banking regulation, या financial literacy and financial inclusion। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो डिमांड साइड को इंक्रीज करती है, क्योंकि जैसे जैसे लोग अवेयर होते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में वो डिमांड करते हैं बैंकों से लेके जा करके। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो सप्लाई साइड को स्टिमुलेट करती है। तो एक इसमें डिमांड साइड को और दूसरी सप्लाई साइड को स्टिमुलेट करती हैं। ईच रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर हाउ मेनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन ए फाइनेंशियल ईयर ऑफ विच ड्यूरेशन कवरिंग वेरियस एरियाज। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, प्रोडक्ट प्रोग्राम्स, प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, जनरल प्रोग्राम्स। तो कितने प्रोग्राम्स? 30 से 40, 1 से 6 वीक के, 40 से 50, 6 से 8 वीक के, 20 से 30, 1 से 4 वीक्स के, या 10 से 20, 8 से 10 वीक्स के। तो कितने प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नॉर्मली वो ऑफर करे और उनकी ड्यूरेशन क्या रहे। सो नॉर्मली कोई भी जो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो वो 30 से लेके 40 ऐसे प्रोग्राम ऑफर करे जिनका ड्यूरेशन 1 से लेके 6 वीक्स हो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। The institutional setup prescribed by Reserve Bank of India for banks for customer service includes which of the following। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर सर्विस के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप प्रेस्क्राइब किया हुआ है, तो इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो देखें ये सेटअप क्या है।
Number 1, Customer Service Committee of the Board. Number 2, Standing Committee on Customer Service. Number 3, Branch Level Customer Service Committee. Number 4, Nodal Department या Official for Customer Service. तो क्या क्या प्रोविजंस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस्क्रिप्शन में? ये स्पेशल कमेटी फॉर कंप्लेंट रेजोल्यूशन भी है, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो ऑल द 5 करेक्ट हैं, या 1 to 4 ओनली करेक्ट हैं, या 1 to 3 ओनली करेक्ट हैं, या 1 3 4 ओनली करेक्ट हैं? तो हमने बताना है इसमें कौन कौन सा उस फ्रेमवर्क का पार्ट है। So which of these is part of that framework? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए देख लेते हैं एक एक करके। कस्टमर सर्विस कमेटी बोर्ड की होनी चाहिए, दिस इज करेक्ट। स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए कस्टमर सर्विस की, दिस इज करेक्ट। ब्रांच लेवल कस्टमर कमेटी सर्विस की होनी चाहिए, दिस इज करेक्ट। नोडल डिपार्टमेंट होना चाहिए फॉर कस्टमर सर्विस, सो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। स्पेशल कमेटी होनी चाहिए कंप्लेंट रेजोल्यूशन के ऊपर, इस प्रकार का प्रोविजन इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर कौन सा बना? 1 2 3 4, दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो तुरंत इसको लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप के थ्रू इसको शेयर कर लें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।